कावेरी प्रोग्राम में क्या कोई रियल इशू है या एक ये सिस्टमैटिक फेलियर है? कावेरी कतई फेलियर है। चाइना ने 27 साल रिवर्स इंजीनियरिंग में करे और उसमें फेल हो गया वो। चाइना ने 2004 से 2021 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करे। कहा जाता है कि उस समय एशिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने इस तरह का जेट इंजन बनाया था। ऐसा बोला जाता है कि ये पूरी जीवन भर अंडर पावर्ड ही रहा। अगर हम उसी रास्ते पर चलते रहते तो शायद हम दुनिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग जेट इंजन प्रोड्यूसर्स होते। ये हमारे देश का और हमारा दुर्भाग्य है। कावेरी 1 जो इंजन था वो भी वेस्ट नहीं गया, इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटी है। तो इंडिया के पास क्या चैलेंजेस हैं कि इंडिया इसे अभी क्रैक नहीं कर पा रहा? इंडिया क्रैक कर चुका है। इंडिया ने 1959 और 61 के बीच में एक इंजन बना लिया था। ऐसा नहीं कि हमारे पास ये काबिलियत नहीं थी, लेकिन हम पीछे रह गए। मेटलर्जी हमारी कमजोर थी। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि दिस इज फाउंड अनसस्टेनेबल एंड रिजेक्टेड। तकरीबन 200 इंजन की, हर एक इंजन 200 करोड़ का, तो 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं इंजन विदेश से लाने में। आपने बोला 382 करोड़ रुपए में तू 8 साल में बना के दे दे भाई। आपकी सरकारों ने उसको पैसा ही नहीं दिया। इट वॉज डिजाइन टू फेल। क्या वजह है इसकी? कावेरी 2.0 अलग कैसे है? अब फाइनली हमने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाने शुरू कर दिए। हमने है तो वो भी आपने बना ली। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बॉस, और इस अचीवमेंट को आप हल्के में नहीं आंक सकते। तभी तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं अगले 5 साल में आपका इंजन तैयार हो। कौन सी 3 बड़ी डील हो रही है जेट इंजन को लेकर के? साफरान है और जीटीआरई का एक गठजोड़। फिर आपके रोल्स रॉयस ने 14 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दी कि हम रिलायंस के साथ इंजन बनाएंगे। और एक चौथी बड़ी डील जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो कौन सी है? जो कावेरी 3.0 बनेगा, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंडिया के जेट इंजन प्रोग्राम और कावेरी 2.0 पे। कावेरी 2.0 या इंडिया के जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में कुछ ना कुछ आपने शायद सुना होगा। अगर नहीं भी सुना हो, इस वीडियो में सारे लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त कवरेज करने वाले हैं हम। जेट इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है और जेट इंजन चलता कैसे है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के पास रियली मिसिंग है? चाइना ने और बाकी कंट्रीज़ ने जब जेट इंजन बनाया, जो कि गिनती की ही हैं, तो उन्होंने क्या सही करा, क्या गलत करा, उन्हें कितना समय लगा था, कितना पैसा लगा था? हिस्ट्री क्या है इंडिया के जेट इंजन प्रोग्राम की? और हम बात करेंगे 1956 से, मारूत के टाइम से स्टार्ट करेंगे कि जेट इंजन प्रोग्राम की इंडिया की हिस्ट्री रही क्या है। एनालाइज करेंगे कि कावेरी प्रोग्राम में क्या कोई रियल इशू है या एक ये सिस्टमैटिक फेलियर है, और अगर है तो क्यों है, क्या वजह है इसकी। कावेरी 2.0 अलग कैसे है? किस तरह से अब की बार उम्मीद की जो किरणें जगी हुई हैं वो क्यों जगी हुई हैं? क्या कौन सी 3 बड़ी डील हो रही हैं जेट इंजन को लेकर के जिसकी वजह से हमें ये लग रहा है कि अगले 5 साल में हमारे पास अपना जेट इंजन होगा? और एक चौथी बड़ी डील जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो कौन सी है? ये हम बाद में बताएंगे। और इस सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है? इंडिया के लिए जेट इंजन क्यों ज़रूरी था? किस तरह से इंडिया अब अगले 5 साल में जेट इंजन ले सकता है? और आजकल जो दुनिया भर में हो रहा है, उसकी वजह से ये इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है? और ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल दानवीर सिंह, जो कि हमारे साथ बहुत बार जुड़े हैं। और थैंक यू सर, आज दोबारा हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए। आपसे ज़्यादा सिंपल तरीके से वेपन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोई नहीं समझा पाता, तो इसलिए इस प्रोग्राम के लिए मेरे को लगता है कि आपसे अच्छे गेस्ट हमें नहीं मिल सकते थे। थैंक यू तरुण, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड नाउ वी आर अ फैमिली। सो बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके, और ना मिलो कई दिनों तक तो लगता है कि यार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। सो इट्स वेरी नाइस, और इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी सिटिंग विद यू ऑन योर चैनल। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। तो सर, ये जेट इंजन का जो सारा कार्यक्रम है हमारा, जो कि पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से चल रहा है, तो अब इसको लेकर के आपकी फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है कि जेट इंजन में इंडिया ने कैसा करा है? देखिए, अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं तो भारत ने जो इब्तदाई कदम उठाए थे, इनिशियल स्टेप्स थे, वो बिल्कुल सही दिशा में उठाए थे। अगर हम उसी रास्ते पर चलते रहते तो शायद हम दुनिया के अंदर वन ऑफ द लीडिंग जेट इंजन प्रोड्यूसर्स होते, और फाइटर जेट टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम अव्वल होते।
ये हमारे देश का और हमारा दुर्भाग्य है कि हमने वो जिस दिशा में हमने कदम रखने शुरू करे थे, वो हमने कदम खींच लिए और उसी का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड इज़ कि हम दोबारा से उस रास्ते पर चल चुके हैं और हमें अब उम्मीद नज़र आ रही है और चीज़ जो है नज़दीक नज़र आ रही है कि अब ये हम हासिल कर लेंगे। तो जो पिछले 80 साल में ना कर पाए, वो शायद अब कर लेंगे। अगर हमने शुरुआती कदम ना पीछे हटाए होते, तो मेरे ख्याल से 20-30 साल के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें जो हैं हासिल कर लेते और आज हम कहीं के कहीं होते। तो अगर सर बात करें जेट इंजन की और मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा 3-4 मिनट का एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है कि जेट इंजन में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी चीज़ इंडिया के पास मिसिंग है। तो ये जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जटिल क्यों है, मुश्किल क्यों है? क्योंकि दुनिया में 9 न्यूक्लियर देश हैं, यानी कि 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। लेकिन सिर्फ 5 देश हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटी है। तो ये टेक्नोलॉजी को दुनिया की हार्डेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है कि इससे ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ नहीं है मैन्युफैक्चर करने में। ऐसी क्या बात है जेट इंजन में जो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इसको? ओके, तो इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको एक बर्फ़ की सिल्ली दे दी जाए और बोला कि ये पिघलनी नहीं चाहिए और इसको भट्टी में रखना है, बहुत मुश्किल काम है। इम्पॉसिबल। हाँ, कि यार कैसे हो सकता है? भट्टी के अंदर इसका टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसके अंदर तुम बर्फ़ की सिल्ली लो तो सेकंडों में पिघल जाएगी। बिल्कुल। तो यही चैलेंज है और यही खेल जेट इंजन का है। ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी यही है। यही है। अच्छा। इसी मेटलर्जी का यही खेल है। यानी कि एक जेट इंजन के अंदर जो अंदर का तापमान है वो 1500 डिग्री से अधिक होता है और कोई भी मेटल, बेस्ट ऑफ द मेटल जो है वो 1000 और 1200 डिग्री पर पिघल जाता है। तो वो टेम्परेचर भी ज़रूरी है। 1500 वो टेम्परेचर होगा तो वो थ्रस्ट उस हिसाब से मिलेगी। थ्रस्ट टू वेट रेशो आपका सही रहेगा, आपको जो किलो न्यूटन चाहिए वो मिलेंगे। लेकिन उस टेम्परेचर पे आपके पुर्जे चलते रहें, वो चैलेंज है। यानी कि बर्फ़ की सिल्ली 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी चलती रहे। बर्फ़ की सिल्ली मतलब कि अंदर के जो कंपोनेंट है, मेटल कंपोनेंट, वो एक चैलेंज है और उसी का सारा खेल दारोमदार वही है। सर ये टेक्नोलॉजी सुनने में बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन मैंने थोड़ा डेटा निकाला था। जैसे ब्रिटेन ने 1930 में पेटेंट कराया था और 1941 में पहली फ्लाइट ले ली थी अपने जेट इंजन में, यानी 11 साल लगे थे। ब्रिटेन ने वो टेक्नोलॉजी यूएस को दी और यूएस ने जो है 6 साल में कुछ एक 1974 में एक वर्किंग मॉडल बना लिया था और 15 साल में टोटल ट्रस्टवर्दी इंजन बना लिया था। इसी तरह से अगर फ्रांस को देखें तो फ्रांस को भी 15 साल लगे थे जेट इंजन टेक्नोलॉजी बनाने में। रशिया की अगर बात करें हम, रशिया को 9 साल लगे थे। बहुत लोग डिफेंस को लेकर के ये बात करते हैं कि यार आप पाकिस्तान से कंपेयर मत करो, आप चाइना के कंपैरिजन में बताओ। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि चाइना को 38 साल लगे जेट इंजन को सफलतापूर्वक बनाने के लिए। चाइना के प्रोग्राम में हम डिटेल में भी बात करेंगे कि चाइना ने क्या क्या करा, पर इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी जो है वो पिछले 50 साल में ये 5 देशों ने क्रैक कर ली है ना? तो इंडिया के पास क्या चैलेंजेस हैं कि इंडिया इसे अभी क्रैक नहीं कर पा रहा? इंडिया क्रैक कर चुका है। इंडिया ने 1959 और 61 के बीच में एक इंजन बना लिया था, लेकिन वो इंजन आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी तो आपने हासिल कर ली, लेकिन आपका जो इकोसिस्टम था वो इकोसिस्टम उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। आपको सुपर एलॉयज का सपोर्ट चाहिए, आपको स्किल्ड मैन पावर का सपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। देखो, कंट्री अभी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था, बुनियादी चीज़ें नहीं थी। गेहूं की किल्लत थी उस देश में। इस देश में PL 15 या क्या वो करके, वो जो अमेरिका से तो हम अनाज लाते थे तब जाके हमारी रोटी बनती थी, तो ये तो हालत थी हमारी। तो जेट इंजन का भी प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन हमने जेट इंजन 59-61 के बीच में बना लिया था अपना। और आफ्टर बर्नर हमने 60s, लेट 60s में आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी भी बना ली थी
और ये टेक्नोलॉजी बनाने के बाद हमारे पास ये काबिलियत थी, ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये काबिलियत नहीं थी, लेकिन मैंने जैसा बताया आपको कि उन कारणों से हम पीछे रह गए और वो बैक बर्नर में चला गया और वो कहानी वहीं पे रुक गई। अब इतना मुश्किल क्यों है, आपने सवाल पूछा कि ऐसा इसमें क्या है कि जो हम नहीं कर पाए। जो हम नहीं कर पाए थे वो अब हम कर लिया है हमने। हमारे पास में सुपर एलॉयज की टेक्नोलॉजी में कमी थी, सुपर एलॉय बनाए और सबसे महत्वपूर्ण सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बना लिया। अब सिंगल क्रिस्टल ब्लेड में और मेटेलिक पार्ट में सुपर एलॉय या जो भी बात, उनमें क्या फर्क है इसमें भी हम बात करेंगे अगर आप उस दिशा में चलेंगे तो। नहीं, तीन जी। चार सर चीजें समझा दो। किलो न्यूटन की बहुत बात होती है, तो किलो न्यूटन क्या होता है? आफ्टर बर्नर आपने बोला, आफ्टर बर्नर का क्या महत्वपूर्णता है? और ये जो टरबाइन और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन है, ये क्या होता है? ये तीन चार चीजें अगर हम समझ लेंगे तो आगे की सारी बातें समझना आसान हो जाएगा। देखो, किलो न्यूटन का मतलब होता है कि 1 किलो हाँ। को 1 मीटर 1 सेकंड में धकेलना। हम्म। इतनी ताकत कि आपका 1 किलो का बाट आप 1 मीटर धकेल सकें 1 सेकंड के अंदर। ये हो गया 1 किलो न्यूटन। तो इतनी थ्रस्ट होगी तो आप 1 किलो न्यूटन कहेंगे, जी 1 किलो न्यूटन हो गया। 100 किलो न्यूटन मतलब कि 100 किलो का बाट, 100 मीटर और 1 सेकंड। तो जब हम कहते हैं कि तेजस MK1A को 85 से 90 किलो न्यूटन के इंजन की जरूरत है, तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब इतनी थ्रस्ट की, मतलब कि 85 किलो का भार जो है वो 1 मीटर 1 सेकंड के अंदर पार कर जाए। हाँ, तो उसके हिसाब से 4 इंजन चाहिए होंगे, तो एक इंजन में 85 से 90 किलो न्यूटन की पावर होनी चाहिए। ये हो गया। चाहिए। और तेजस MK1 नहीं बोला जाता है, MK एक फौजी टर्मिनोलॉजी है, उसका हाँ। मतलब होता है तेजस मार्क 1 अल्फा। हाँ, ये प्रॉपर Full- नॉमेनक्लेचर। फुल MK इज मार्क। हाँ, जी। ओके। और अब इसमें अगर आगे चलें, टरबाइन की क्या महत्व? तो दो चीजें हो गई। इंजन दो किस्म के होते हैं, एक टर्बो जेट और एक टर्बो फैन। हम्म। टर्बो जेट के अंदर जितनी बाहर से हवा ली जाती है, पूरी की पूरी कंबस्शन चेंबर या कोर से गुजरती है, उसमें कंप्रेशन होता है, कंबस्शन होता है और नोजल के थ्रू बाहर निकलती है। हम्म। टर्बो फैन के अंदर, टर्बो जेट का तो ये हो गया, टर्बो फैन में ओनली 10% ऑफ दैट एयर पासिस थ्रू द कोर। ओके। 90% जो हवा है वो कोर के बाहर से निकल के बाहर निकल जाती है। हम्म। और जो टर्बो फैन है वो टर्बो फैंस के ऊपर, जैसे एज नेम सजेस्ट, तो जो बाहर वाला जो पंखा है वो हवा को अंदर खींचता है हम्म। और हवा को अंदर धकेलता है। उसकी 10% जो हवा है वो कंप्रेस होती है, उसके अंदर इग्निशन होता है और हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं, बहुत तेजी से वो बाहर निकलती हैं। तो ये टर्बो फैन इंजन है, ये कैसे चलता है और टर्बो जेट कैसे अलग है इससे? देखो, ये जो टर्बो फैन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रीन कलर की जो शेड है जहां पे लिखा हुआ है फैन, हाँ। ये टर्बो फैन है। उसके आगे चलिए, फिर एक बीच का कोर सेक्शन है जिसके अंदर कंप्रेसर है, कंबस्टर है और टरबाइन है। दिस इज कॉल्ड कोर ऑफ द इंजन। और उसके बाद में है मिक्सर और नोजल। ठीक है। अब हवा जो आ रही है टर्बो फैन से, जो हवा पैदा हो रही है, वो हवा इस कोर के ऊपर से भी जा रही है और नीचे साइडों से जा रही है। देखो बिल्कुल। कितना बड़ा गैप है। हाँ। वहां से जाके और वो सीधा सीधा बाहर जा रही है। लेकिन कुछ हवा जो है इस कोर के अंदर जा रही है, कंप्रेस हो रही है, उसमें कंबस्शन हो रहा है और टरबाइन के थ्रू वो बाहर निकल रही है। तो उससे सारा थ्रस्ट पैदा हो रहा है? नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि थ्रस्ट पैदा हो रहा है टर्बो फैन से, जो हवा बाहर से जा रही है। अच्छा। जो अंदर से जो हवा जा रही है, जहां पे कंबस्शन हो रहा है, हाँ। ये मतलब कि पहले मुर्गी पहले अंडा। हाँ। यहां से जो पावर जनरेट हो रही है, क्योंकि आग लगी, कंबस्शन हुआ, गैसेस एक्सपैंड हुई और टरबाइन को उसने घुमाया। हाँ। वो टरबाइन को घुमा रही, उस अच्छा। टरबाइन के घूमने से टर्बो फैन चल रहा है। तो वो यानी टर्बो फैन इंजन में जो सारी अंदर कंबस्शन हो रहा है वो फैन घुमा वो रहा है। फैन घुमा रहा है और फैन जितनी तेजी से घूम रहा है उस तेजी से पीछे से वो निकल रहा है। ये जनरली
कमर्शियल जेट्स के अंदर इस तरीके का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब टर्बो जेट पे चलते हैं। ये बिल्कुल समझ में आ गया क्लियरली। ये हो गया टर्बो जेट। टर्बो जेट। अब इसके अंदर 100% हवा जो बाहर से आ रही है वो 100% हवा अंदर कंबस्शन में जा रही है हाँ, और वो एग्जॉस्ट से निकल रही है। ये फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यानी इधर जो थ्रस्ट पैदा हो रहा है वो जितनी हवा बाहर निकल रही है पीछे से एग्जॉस्ट में से कंबशन के बाद, उससे सारा का सारा सारा थ्रस्ट उससे हो रहा है और इसी से ही वो भी चल रहा है और वो भी हो रहा है। तो इसीलिए जब हम फाइटर जहाज देखते हैं उसके पीछे जो नोजल में से येलो लाइट निकलती है, आग निकल रही आग होती है। निकल रही होती है, और कमर्शियल में से जो है हवा निकल रही होती है। कमर्शियल के अंदर हवा भी निकल रही होती है और उसके अंदर पीछे एक वो कौन सा दिखेगा कमर्शियल जहाजों कौन में, सा दिखता है? फाइटर जेट में कौन नहीं दिखेगा। हाँ, तो ये फाइटर जेट का इंजन। अब समझे तो ये जो टर्बो जेट है यही वो जेट इंजन टेक्नोलॉजी है जो इंडिया बनाना चाह रहा तो है। टर्बो फैन और टर्बो जेट दोनों के अंदर हम्म, अब टेक्नोलॉजी क्योंकि बढ़ रही है तो टर्बो फैन वाली टेक्नोलॉजी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तभी आप उसको कमर्शियली वायबल बना पाएंगे हाँ, और अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे इस जेट लाइनर। तो बेसिकली दोनों में जो बेसिकली कोर मेटलर्जी वाली जो टेक्नोलॉजी दोनों में सेम है। बिकॉज सो मेटलर्जी जो आप कह रहे हैं सर वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जैसा आपने बताया कि गर्मी बहुत है, तो ये जब ये कंबशन अंदर जो हो रहा है यहाँ पर आप कह रहे हैं जो 1500 डिग्री आपने बताया, ये यहाँ पर 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा हो जाता है। तो जेट इंजन के अंदर चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो टेम्परेचर का चैलेंज है। हाँ। टेम्परेचर 1500 डिग्री तक जाएगा तो कोई भी चीज है अंदर पिघल जाएगी। कोई भी मेटल जो है कहते हैं कि 1200 डिग्री मैक्स, चाहे वो आपका सुपर एलॉयज हो कोई भी हो, 1200 डिग्री तक वो पिघल जाएंगे। लेकिन आपको चलाना 1500 पे है तो उसकी टेक्नोलॉजी एक अलग है। उसके अंदर लेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है कि आपका सुपर एलॉय प्लस आपकी एक मेटल लेयर और उसके बाद में एक सिरेमिक लेयर। तो सिरेमिक लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर लेजर होल्स होते हैं जिससे जो ठंडी हवा होती है वो ट्रैप होती है, उसका एक जैकेट बनता है। तो ये एक अलग मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, वो अलग। उसके अलावा जब ये इंजन घूमता है तो ये 1250 आरपीएम की स्पीड पर घूमता है। 1250 आरपीएम को इसको आप ऐसे करके देखते हैं कि एक मान लो कि एक इंजन का जो आपका जो पूरा सरकमफ्रेंस है मान लो 10 मीटर का है, 10 मीटर और 1250 की आरपीएम, 1250 पर मिनट इंटू 10, हाँ, कितने मीटर हो गए? 12,500, 12,500 मीटर हो गए। यानी कि कितने किलोमीटर हो गए? 1.25 किलोमीटर पर मिनट। मिनट। हाँ, तो इतनी स्पीड से वो घूम रहा है। हाँ। और इतनी स्पीड से जब घूम रहा है तो उसमें बहुत ही जबरदस्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। यानी कि वो मेटल बाहर की तरफ खींचता है। एक तो टेम्परेचर गर्म है, ऊपर से वो बाहर की तरफ खींच रहा है। अब बाहर की तरफ खींच रहा है, इलास्टिसिटी आ गई, मेटल के अंदर इलास्टिसिटी आ गई तो वो मेटल खिंच गया, तो मेटल टूट जाएगा। तो उस मेटल को खींचने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। तो कहा जाता है कि कम से कम 2 डबल डेकर बस वाली पावर चाहिए, आपको वजन चाहिए उसको पकड़ के रखने के लिए। तो ये एक जबरदस्त चैलेंज है इसको इस पर्टिकुलर उसके अंदर। अब इसको ओवरकम करने के लिए आपने, एक तो मैंने ये आपको बताया कि भाई ट्रिपल लेयर, हाँ, सुपर एलॉय प्लस एक थिन मेटेलिक दिस थिंग और उसके ऊपर सिरेमिक प्लस उसके अंदर लेजर होल्स। लेकिन लेजर होल्स के साथ में इशू ये है कि डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, स्मोक आएगा तो वो उसके अंदर जम जाएंगे तो कूलिंग कम हो जाएगी और फेलियर हो जाएगा। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर बढ़ जाएगा। इस सब से निजात पाने के लिए आपने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बना लिए। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड मतलब कि आप जो नॉर्मल मेटल है, सुपर एलॉय है, कुछ भी हो, वो क्रिस्टल से बनता है। करोड़ों क्रिस्टल एक साथ जुड़ेंगे तब वो बनेगा। कोई भी चीज ले लें, या हम पेन ले लें या चम्मच ले लें, ये कड़ा हो गया, ये बहुत सारे क्रिस्टल से बना हुआ है। इनके अंदर हर एक क्रिस्टल के बीच में एक गैप है, एक फॉल्ट लाइन है। तो जब वो गर्म करेंगे हम इसको, ये इस कड़े को अगर हम गर्म करें फर्नेस के ऊपर तो एक समय के बाद ये शेप लूज कर देगा, क्योंकि वो गैप बढ़ जाएगा, वो पकड़ कम हो जाएगी और वो लूज कर देगा और फिर बाद में पिघल भी जाएगा एक स्टेज के बाद में। लेकिन सिंगल क्रिस्टल में क्या होगा
कि वो एक ही क्रिस्टल का बना होगा, तो वो गैप नहीं होगा, फॉल्ट लाइन नहीं होगी और वो ऐसे आसानी से पिघलेगा नहीं, उसका टेम्परेचर बहुत जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की। भारत ने आज ये दोनों किस्म की टेक्नोलॉजीज के ऊपर पार पाली है। ये टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है, धीरे धीरे उसका इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है और आप देखेंगे कि हम अलग अलग वर्ल्ड जाइंट्स के साथ में, जो इंजन जाइंट्स हैं जैसे साफरान है, रोल्स रॉयस है, उसके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। प्राइवेट कंपनी भी आपस में गठजोड़ कर रही हैं, साफरान, जीटीआरई, रोल्स रॉयस, रिलायंस। अब क्या होगा? अब वो होगा जो पहले हमारे पास नहीं था, जो 1959-61 में जो हमने इंजन बनाया, जो टर्बो फैन, जो हमने आफ्टर बर्नर बनाया और जो फेल तो नहीं कहेंगे, जो आगे प्रोडक्शन में नहीं जा पाया, वो जिन वजहों से नहीं जा पाया वो था हमारा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाएंगे साफरान और रोल्स रॉयस, जीटीआरई और रिलायंस के साथ बनके, और धीरे धीरे और भी चीजें होंगी, और भी मुआहदे होंगे, एमओयूज होंगे जिसके अंदर ये चीज बनेगी। तो इस पे भी हम अभी डिटेल हाँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरीके से डेवलप होगा। हाँ। और टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, टेक्नोलॉजी अब हम टेस्ट करने लग गए हैं, तो टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमने अपनी बना ली है। तो ये क्या होता था टेस्टिंग में, टेस्टिंग फैसिलिटी की बात बहुत ज्यादा होती है, डीआरडीओ से कभी स्टेटमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आता है, लोगों का बहुत क्रिटिसिज्म आता है कि जी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है आपका। टेस्टिंग फैसिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पहले अप्रोच में फर्क आ गया। पहले हमारी अप्रोच थी कि हम पूरा इंजन एज वन यूनिट देखते थे और एज वन यूनिट हम उसको भेजते थे टेस्टिंग पे। रशिया भेज दिया, रशिया ने वो पूरा इंजन लगाया अपने फ्लाइट टेस्ट बेड पे और उसको टेस्ट कर दिया। पर रशिया में दिक्कत ये थी कि 3.4 इयर्स का लैग टाइम, आज आप भेजोगे 3.5 साल। हाँ, लाइन में लगना पड़ेगा ना, 3.5 साल बाद की डेट मिलती थी। हाँ, तो लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि वो अपने भी इंजन टेस्ट कर रहा है और भी इंजन टेस्ट कर रहा है, तो आप लाइन में वैसे व्यूअर्स को बता दूं, 2010 में एक टेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ था, उसके बारे में बताएंगे आप। जी। तो हम लाइन में लगे हुए हैं, यू गॉट द पॉइंट। हाँ। तो अब हमारी अप्रोच चेंज हो गई। अब हम कह रहे हैं, हमने जो अपना जो काबिनी टेस्ट जो इंजन बनाया है, उसके अंदर ये है कि अब हम कोर की टेस्टिंग करेंगे, हम बाकी फालतू की चीज नहीं टेस्ट करेंगे, इंजन पूरे की टेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोर की टेस्ट करेंगे, क्योंकि सारा खेल इस कोर का है। तो हम पूरा इंजन बना के क्यों टेस्ट करें, रशिया जाएं? हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम कोर में ही है, सिर्फ सारा चैलेंज तो कोर में है ना। हाँ। तो कोर हम बनाएंगे, हमने काबिनी बनाया, हम यहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे। तो ये हमने बना लिया, जो कि बैंगलोर में फैसिलिटी। हाँ, बैंगलोर में फैसिलिटी, अब हम यहाँ बनाएंगे। हाँ, यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे और जो इम्प्रूवमेंट करने हो करेंगे। उसके बाद में हम सारे हिसाब किताब को जोड़ के पूरा इंजन बना लेंगे। बाकी इंजन बनाने में तो कोई चैलेंज नहीं है ना। तो इस तरीके से है। तो सर एक आफ्टर बर्नर और समझा दो, जो आपने आफ्टर बर्नर बोला। देखिए, हमने जैसे बात करी थी कि 1500 डिग्री पर चीजें मेल्ट हो जाएंगी, तो वो टेम्परेचर भी क्रॉस नहीं करना है, कम रखना है। आपके कोर के अंदर कंबस्शन, कंप्रेशन, ये सब चीजें हो रही हैं, तो टेम्परेचर भी मैनेज करना है। तो टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखने के चक्कर में आपका क्या होता है कि बहुत सारी ऑक्सीजन जो है अनयूज्ड रह जाती है और कंबस्शन भी फुल नहीं होता है। तो जब वो गैसेस बाहर निकलती हैं, उसके अंदर और फ्यूल इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब वो हॉट गैसेस तो बाहर निकल ही रही हैं, तो टेम्परेचर तो वैसे ही बहुत हाई है, 800-1000 का टेम्परेचर है। उसके अंदर आप और फ्यूल डाल देते हैं, ऑक्सीजन, अनयूज्ड ऑक्सीजन मौजूद है उसके अंदर, तो अनयूज्ड ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा फ्यूल डाला, वहां पे फिर इग्निशन हुआ और मैसिव हीट प्रोड्यूस हुआ, तो वो आफ्टर बर्नर हो गया, जो कि 1500 डिग्री से भी शायद ज्यादा ही चले जाता होगा। तो वो एक आफ्टर बर्नर इफेक्ट हुआ, यानी कि पूरा बर्न होने के बाद में आफ्टर बर्नर। अच्छा, तो यानी वो दोबारा से एक थ्रस्ट दे देता है। एक और एडिशनल अगर आप देखें तो तकरीबन 50% इजाफा हो जाता है आपका थ्रस्ट के अंदर, इसी आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी से। तो ये अगर व्यूअर्स को डायग्राम से समझाएं, तो जो आप बता रहे हो सर, ये एक बार ही आपका पहले तो वही कंबस्शन हो गया इंजन के कोर में। देखिए, शुरू में इनलेट हुआ फैन, फैन से हवा दो हिस्सों में गई, एक कोल्ड फैन फ्लो ऊपर से गया, चारों तरफ से गया, और एक कंप्रेसर में घुसा,
कंप्रेसर के अंदर कंबस्चर हुआ, फिर उसके बाद में हाँ। कंबस्चन के बाद में फिर वो आग, हॉट गैसेस बाहर निकली। हाँ सो हॉट गैसेस भी बाहर निकल रही हैं और कोल्ड गैसेस भी साथ में मिल रही हैं, ऑक्सीजन भरपूर हो गई। हाँ हॉट कोर फ्लो के अंदर भी कुछ अनबर्न्ड गैसेस हैं, और ऊपर और नीचे दाहिने बाएं से जो पूरा प्योर कोल्ड फ्लो आ रहा है उसके अंदर तो ऑक्सीजन है ही है, जो परसेंटेज होती है हाँ। 20% या क्या होती है। उसके बाद में वो आफ्टर बर्नर के अंदर फ्यूल इंजेक्शन और हो गया। तो और अब गर्मी पहले से ही है, हीट पहले से ही है, और फ्यूल इंजेक्ट हो गया, उससे और जबरदस्त हॉट गैसेस होगी। तो बेसिकली 100% जो एयर फ्लो है वो अब थ्रस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे पास ये डेटा पॉइंट है जो हमारे अगले सेगमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, कि जो मेरे को अब समझ में आया कि जो हमने 1960 में जो इंजन बनाया था, 1977 में बन के जो तैयार हुआ था, 44 किलो न्यूटन था वो ड्राई, और 64.3 किलो न्यूटन था आफ्टर बर्नर लिट। आफ्टर बर्नर, तो यानी कि जो 44 किलो न्यूटन से 64 किलो न्यूटन पहुंच गया था, वो ये आफ्टर बर्नर इफेक्ट की वजह से ये टेक्नोलॉजी थी। तो अब उसकी तरफ चलते हैं कि इंडिया की जेट इंजन की पूरी जर्नी आज तक क्या रही है। ये आपने जितनी सिंपली अब समझा दिया हमें, पूरा जेट इंजन का पूरा जो टेक्नोलॉजी है, अब सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी, समझनी आसान हो जाएंगी। तो सर 1956 से आज तक की पूरी जेट इंजन की जो कहानी है इंडिया की, क्या क्या हुआ और हम कहाँ पर हैं, और कैसे पूरी दुनिया में क्या हो रहा था जेट इंजन को लेकर के इस समय में, ये पूरी 60-70 साल की क्या कहानी है? देखो, भारत आज़ाद हुआ और जिस समय आज़ाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था। जर्मनी के अंदर बहुत साइंटिस्ट थे, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, इंजन के साइंटिस्ट, और मेटल के रिलेशन में, और यू नेम इट। और जर्मनी के पास में बहुत बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे। तो जब जर्मनी हार गया और जर्मनी के ऊपर अमेरिकन्स और रशियंस का कब्जा हो गया, तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट भागे। कई सारे साइंटिस्ट को अमेरिका ने एब्जॉर्व कर लिया, और एक ये साइंटिस्ट था कर्ट टैंक। ये शायद अर्जेंटीना या ब्राज़ील में चला गया, और भारत को ये लगा, भारत बिल्कुल सही दिशा में चल रहा था कि भाई हमें अपना देश बनाना है, तो उसके अंदर ये वाला एस्पेक्ट भी होना चाहिए। हमने उस समय डैम बनाए, हमारी सोच बिल्कुल सही थी, डैम बनाए, हम हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, साथ में डिफेंस के ऊपर भी काम हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें यहाँ पर इंजन्स रिलेटेड और एयरक्राफ्ट जेट इंजन्स की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, तो इसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने वो कर्ट टैंक को उठाया, और उसके साथ में हमने एक मारुत एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी शुरू करी। बेसिकली उसके आने के बाद में GTRE जो है इस्टेब्लिश हुआ, और जो उसने वहाँ से वो कार्रवाई शुरू करी, और आगे चलते 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 फिर हमने वो मारुत एयरक्राफ्ट बनाया। अनफॉर्चुनेटली वो अंडर पार्ट रह गया, ऑर्फस नाम का इंजन उसके अंदर यूज़ हुआ। लेकिन ऑर्फस नाम के इंजन यूज़ होने से पहले कर्ट टैंक के टाइम और GTRE ने एक इंजन तब बना लिया था जिसके अंदर बुनियादी थ्रस्ट 10 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा करने की काबिलियत आ गई थी, और उसको रिफाइन करते 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 हम एक लेवल पर बाद में पहुंचे। जब ऑर्फस नाम का इंजन हमने लगाया इसके अंदर, तो मारुत तो चला, लेकिन आगे हमने इसके अंदर आफ्टर बर्नर भी लगाया, और वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो जब ये 70 के दशक में आफ्टर बर्नर भी सक्सेसफुल हो गया और ये सारी कहानियाँ हो गई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम था वो नहीं था। आपको एडवांस मेटलर्जी कहाँ से मिलेगी, आपको स्किल्ड मैन पावर कहाँ से मिलेगी, आपको बहुत सारे इश्यूज थे। तो वो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, लेकिन ड्राइंग बोर्ड पर ही रह गई, टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेटर्स में ही रह गई। और फिर बाद में कावेरी इंजन का सैंक्शन मिला, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1986-89 के आसपास वो मिला। तो एक बार कावेरी पे जाने से पहले, ये जो आपने बात करी बहुत बड़ी बात है कि उस समय हमारे पास एक इंजन बन के तैयार हो गया था। हाँ। व्यूअर्स को कर्ट टैंक की अगर फोटो एक बार दिखाएं, जो कि जर्मन साइंटिस्ट आपने बताया जो हमने एक्वायर करे थे, हायर करे थे। सो ये वो साइंटिस्ट थे जिनको हमने जो है और ये फोक वल्फ FW-190 इन्होंने जर्मनी के लिए बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। एक बार उसकी भी अगर फोटो हम देख लें, तो ये इन्होंने बनाया था, जो कि एक टरबाइन इंजन था एक तरीके से। नहीं, हाँ,
टर्बाइन इंजन थे, ये और propeller। नॉर्मल प्रोपेलर इंजन था, शायद 14 पिस्टन का ये इंजन था। 14 पिस्टन का इंजन था ये, ठीक है। अब यहाँ से ये बनाते हैं इंडिया में आकर के मारुत, जो कि मारुत की अगर फोटो देखें हम तो ये मारुत की फोटो है, जो कि एक अच्छा खासा उस समय के हिसाब से एडवांस जेट दिखता है। और मारुत के बारे में कहा जाता है कि उस समय एशिया में इंडिया पहला कंट्री था जिसने जो है इस तरह का जेट इंजन बनाया था। हमारे पास में जेट एयरक्राफ्ट बनाया था, इंटरसेप्टर था ये, लेकिन इसके अंदर पावर कम थी क्योंकि ऑर्फस से इंजन लगा हुआ था, पावर कम थी। और ऐसा बोला जाता है कि ये पूरी जीवन भर अंडर पावर्ड ही रहा। अंडर पावर्ड ही रहा, और लोंगेवाला की बैटल में 1971 में इसने बहुत अहम रोल अदा भी किया। अच्छा एयरक्राफ्ट माना जाता था। क्या हुआ था लोंगेवाला? लोंगेवाला बड़ी एक बॉर्डर पिक्चर बनी है पूरी उसी लोंगेवाला की लड़ाई के ऊपर। तो अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए 2 एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल हुआ था, हॉकर हंटर और मारुत। इन्होंने बहुत शानदार किरदार अदा किया था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अंडर पावर्ड था, इंजन कमज़ोर था इसका, तो ये आगे नहीं हो पाया। जबकि हम अगर चाहते या हम और थोड़ी मेहनत करते तो शायद हम इसका इंजन डेवलप कर पाते। मारुत के वेरिएंट्स होते, आज तेजस की जगह हम ये हो सकता है कि हम कहते कि मारुत J50 या J20 या J30। आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जांपल, ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द चाइनीज मॉडल। या और फिर 1977 में GTX 3714U ये इंजन बना था। तो ये क्या था ये इंजन, और ये चला क्यों नहीं, ये उस समय स्टॉल क्यों हो गया ये? देखिए, इंजन बना तकरीबन 44 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट और 64 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट इसने पैदा किया। तो बहुत अच्छा है, हाँ, ये तो अमेजिंग हो गया। आज भी हम 90 ही तो चाह रहे हैं। हाँ, 90 ही चाह रहे हैं, तो ये तो अल्टीमेट हो गया। लेकिन ये इसलिए नहीं चला। बात इस बात की नहीं है कि वो कितना थ्रस्ट वो अचीव कर पाया, वो कितनी देर तक वो थ्रस्ट मेंटेन कर पाता। हाँ, मेटलर्जी हमारी कमजोर थी, यानी कि क्या वो 10 घंटे चलता, 1000 घंटे चलता, 10,000 घंटे चलता, ये सवाल था। उसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर क्या था, कितनी बार वो कब, मतलब उसकी रिलायबिलिटी क्या थी। थ्रस्ट तो आप अचीव कर लिए, लेकिन आपकी मेटलर्जी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो एक रियल टाइम जेट इंजन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई कि आप इतना थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए कर सकते हैं, 10 मिनट बस। हाँ, लेकिन वो उससे आप फाइटर जेट को पावर नहीं कर सकते क्योंकि आपका मेटलर्जी वाला हिसाब किताब कमजोर था। तो जो पहले आपने समझाया कि भाई वो टरबाइन में पंखे आपके पिघल जा रहे हैं या वो हो रहे हैं, वो तकरीबन 1450 केल्विन या वो सेंटीग्रेड तक उसमें हीट पैदा हो रही थी, तो वो सब कुछ पिघल रहा था, तो वो नहीं हुआ। लेकिन हमने ये चीज अचीव कर ली कि हाँ, हम ये कर सकते हैं अगर हमारी मेटलर्जी स्ट्रांग हो तो पर इसको बाद में CAG ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि दिस इज फाउंड अनसस्टेनेबल एंड रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड की जगह अगर उस समय हम इम्प्रूव कर लेते इसको या बाकी हिस्सों पे काम कर अनसस्टेनेबल मतलब कि वो सस्टेन नहीं कर सकता। हाँ। आपको अगर जैसे आपने अभी शुरू में ब्रिटिश उदाहरण दिया कि जी उन्होंने जेट इंजन बनाया और वो टेक्नोलॉजी फिर अमेरिका ने ले ली और इम्प्रूव किया 1941 में। तो आपको मालूम है 1941 में ये जो जेट इंजन बना था, इससे कितने घंटे चलता था? 10 घंटे उसकी लाइफ थी, ओनली 10 आवर्स। और प्रोपेलर एयरक्राफ्ट के मुताबिक अंडर पावर्ड था, यानी कि प्रोपेलर एयरक्राफ्ट ज्यादा पावरफुल था, जेट इंजन वाला इंजन एयरक्राफ्ट कम पावरफुल था और 10 घंटे की उसकी लाइफ। तो इसी तरीके से ये जो GTX 3714U जो इंजन की बात कर रहे हैं, CAG रिपोर्ट में इसीलिए बोला गया कि अनसस्टेनेबल एंड रिजेक्टेड। अब आप 10 घंटे या 20 घंटे ही चला पाओगे तो क्या आप क्या नहाओगे और क्या निचोड़ोगे? लेकिन इसको ये कहना कि देखो, अनसस्टेनेबल एंड रिजेक्टेड एक अलग चीज है, फेल्ड एक अलग चीज है। फेल नहीं था, हाँ, आपने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। अब आप उसको सस्टेनेबल, अगर आप उस पर रिसर्च करते रहते, उसके ऊपर सही मायने में आप पैसे डालते, उसमें एफर्ट डालते, तो वो रिजेक्टेड से सिलेक्टेड हो जाता, और फेल नहीं था वो, और वहीं गड़बड़ हो गई। वहीं गड़बड़ हो गई। ये पॉइंट है। पॉइंट ये नहीं है कि वो वहां पर आगे नहीं चल पाया, पॉइंट ये है कि क्या हमने आगे चलाने के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। और फिर आप बता रहे थे कि 1986 से 1989 तक क्या हो रहा था?
देखिए हमने फिर वो कावेरी बनाया। देखिए अब एक किसी भी एयरक्राफ्ट या जेट इंजन और एयरक्राफ्ट की जो ये खेल है, इसको समझना जरूरी है। दुनिया के अंदर जेट इंजन पहले बनता है और उस इंजन के ऊपर जहाज बनता है। हाँ। हमने क्या किया, जेट इंजन कावेरी बन रहा है, दूसरी तरफ तेजस बन रहा है। बोला कि यार ये वाला ऐसे बना दिया, तुम एक जेट इंजन इसके साइज का बना के इसमें फिट कर दो। अब इसके साइज का इसमें फिट कर दो तो, लेकिन थ्रस्ट हमें ये चाहिए 75। तो बोला यार मिसमैच हो रहा है। हाँ। तो अब वो 75 वाला हम नहीं बना पा रहे, हम 55 पे आ गए। जब तक हमने 75 किलो न्यूटन का बनाया था, हमारी रिक्वायरमेंट 85 की हो गई, क्योंकि हमारा वेपन ज़्यादा लग गए, लोड ज़्यादा हो गया, तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई। तो वो कदम कभी मिला ही नहीं। हाँ। तो ये एक बड़ी समस्या आई। तो फिर हमने एक डिसाइड किया कि यार ये तो मैच हो ही नहीं रहा है, तो अब ऐसा करते हैं, अब एक इसके लिए इसके साइज का इंजन ढूंढ लेते हैं दुनिया में। तो उसके साइज का इंजन अमेरिका के पास गए, उन्होंने बोला ये F404 ले लो यार, ये इसमें फिट हो जाएगा, जी वाला। जी वाला। तो वो हमने फिट करके चला लिया। हाँ। तो ये कंपार्टमेंटलाइज्ड और अलग अलग तरीके से, मतलब सिस्टमेटिक वे से जैसे होना चाहिए, वो हमने काम नहीं किया। और अगर दुनिया भर को देखें और उनके प्रोग्राम से कंपेयर करें अपने प्रोग्राम को, जो कि 1989 में स्टार्ट हुआ था कावेरी का, तो बहुत लोग कहते हैं कावेरी फेल हो गया, कावेरी स्टार्टिंग से ही फेलियर था, कावेरी कभी टाइम पे रन ही नहीं हुआ। अगर दुनिया भर के जो 5 देश सक्सेसफुल हुए उनके प्रोग्राम को कावेरी के प्रोग्राम से कंपेयर करें जो 1989 में स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ पर हम लैंड करते हैं और आपका इंडिविजुअल आंकलन क्या है कि क्या हम सच में फेलियर थे? तो देखो अब हम टर्बो जेट की बात करें, हम कावेरी से नहीं, हम GTX 3714U से शुरू करते हैं। वो भी टर्बो जेट था, हाँ। जो कि आपने उसको चला तो दिया था ना 1977 में। करेक्ट। तो 1977 में चला दिया था। और सबसे पहले जो ये कार्रवाई हुई, अ, अमेरिका ने बनाया, ब्रिटेन ने बनाया, और उसके बाद फ्रांस ने 86 में इसको क्रैक किया। यानी हम फ्रांस से भी आगे थे 77। हाँ, बेसिकली बना लिया था हम 77 से, और 10 साल में खूब पैसे डालते करते तो हम 86 में ना कर पाते तो 96 में कर लेते। हाँ। तो हमने वो किया नहीं। अगर हम देखा जाए तो टर्बोजेट टेक्नोलॉजी को क्रैक सफलतापूर्वक कैसे किया, फ्रांस ने 1986 में किया, यूरोपियन यूनियन ने, और यूरोप ने बेसिकली 2003 में किया, यूरोपियन कंट्रीज ने, रशिया ने 1976 में कर लिया था, चाइना रोते रोते अब कर पाया है 2017 में। चाइना की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और अगर ये देखा जाए कि कौन से कंट्री को कितना टाइम लगा, तो ब्रिटेन को 11 साल लगे, अमेरिका को 15 साल लगे, फ्रांस को 15 साल लगे, और रशिया को 9 साल लगे। तो इतने साल लगे। और अगर चाइना की बात करें तो 27 साल रिवर्स इंजीनियरिंग में लगा लिए, और उसके बाद में फिर नए सिरे से कार्यक्रम करके अभी 10-12 साल से उसने अब जाके सफलता हासिल करी है। तो इन सबको देखो तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो यानी 1977 में हम बिल्कुल सक्सेस के पाथ पे थे। हमने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर खड़ा कर दिया कि देखिए हम आफ्टर बर्नर, ये बर्नर, फलां बर्नर, और टर्बो फैन, और ये सब वो है। हाँ। अब हमें मेटलर्जी के ऊपर शोध करना है, रिसर्च करनी है। तो रिसर्च हमने पैसा ही नहीं दिया यार। हाँ। तो अगर कितने का बजट था जब हमने स्टार्टिंग शुरू करी तो 382 करोड़ रुपए दिए थे, और बोला था यार 8 साल में, अब कावेरी की बात हो रही है कि 8 साल में इसको पूरा करके दे दो। यानी 1989 से तकरीबन 96 हाँ, 97 तक। अमेरिका को 15 साल लगे, और उसने पता नहीं अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया। आपने बोला 382 करोड़ रुपए में तू 8 साल में बना के दे दे भाई। मतलब कि आपने शुरुआत ही गलत कर दी। आपने ना आपकी टाइमलाइन सही, और ना आपने पैसा और सही दिया, और आप गाली दे रहे हैं DRDO को, GTRE को, साइंटिस्ट को। तो आपकी जो शुरुआत में जो आपका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे वो ही गलत थे ना। देखो सर, वेस्टर्न कंट्री से अगर हम कंपेयर ना करें और अपने पूरे कावेरी प्रोग्राम को चाइना से कंपेयर करें, तो चाइना ने क्या करा और कितना पैसा खर्च करा, कितना समय लगाया। और ये जो बीच में आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करी, ये भी बहुत बार बात उठती है कि यार जेट इंजन नहीं है तो रिवर्स इंजीनियर करके बना दो ना।
तो वो क्यों नहीं बना पा रहे? तो इसकी पूरी कहानी क्या है ये समझो। भाई देखो, ये बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि अरे यार चाइना ने तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके जहाज उड़ा लिए और वो दुनिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनता जा रहा है और बड़े सस्ते इंजन बना रहा है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग से आपको सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल फिगर मिलता है। आपने चीज को काटा, क्रॉस सेक्शन बनाया, नापा, तोला, बोला यार यहाँ पे कॉपर लगाया तो कॉपर, यहाँ पे स्टील लगी है तो स्टील। लेकिन आपको ये पता नहीं कि ये स्टील कौन सी वाली लगी है, कॉपर क्या है, इसके अंदर एलॉयज क्या क्या लगे, ये सब आपको नहीं मालूम। आपको सिर्फ उसके डायमेंशंस मालूम हो गए। तो आपने जो इंजन की रिवर्स इंजीनियरिंग करी उसमें आपने 27 साल व्यर्थ कर दिए। चाइना ने 27 साल रिवर्स इंजीनियरिंग में करे और उसमें फेल हो गया वो। अच्छा। उसके बाद 2005 से उसने नए प्रोजेक्ट पे काम किया और इस 27 सालों में कहा जाता है कि 20,000 फॉल्ट्स उसके इंजन में निकले और उसका इंजन 2004 में जो बन के खड़ा हुआ वो बस्ट हो गया, वो ब्लास्ट हो गया। फिर उनका बोला नहीं ये गलत है, हमें नर्सरी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीधा कुंजी लेके 10वीं का बोर्ड हम पास नहीं कर सकते। तो यानी 27 साल की रिसर्च और इतना पैसा वो लगा के 2004 में ब्लास्ट कर गया, तो अबैंडन करना पड़ा, दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा। और वो जो उन्होंने जो स्टार्ट किया, अब उसके बाद अब उन्होंने जो इंजन बनाए हैं WS सीरीज 10, ये इंजन है 15, 19 और 20, ये जो जहाजों के इंजन बनाए, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है, अच्छे इंजन बनाए। तो यहाँ पर बात टाइम की ही सिर्फ नहीं हो रही है, आप बजट देखिए। चाइना ने 2004 से 2021 तक 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करें। 3.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, 3.5 लाख करोड़ 2005 से 2021 तक, यानी कि 16 साल में उसने जो इंजन बनाए उसके अंदर 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया 15-16 साल में। आप कह रहे थे 382 करोड़ में 8 साल में तो इंजन बना के दे दे भाई। आज तक भी जो पूरे कावेरी प्रोग्राम पे खर्चा हुआ है वो करीब 2150 करोड़ तो 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए और चाइना ने कर दिए कितने सारे, 3.5 लाख करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में। हाँ। आप कैसे मैच कर सकते हो यार? आप आर्ग्यूमेंट देने के लिए तो सही है कि यार उसने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली, तुम भी कर लो, लेकिन आप उसकी जर्नी देखो ना, 27 + 16, हाँ 27 रिवर्स इंजीनियरिंग में वेस्ट किए ना उसने। हाँ। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, ये हम नहीं समझते और हम बड़े आसानी से अपने DRDO साइंटिस्ट को गाली दे लेते हैं और उनका मजाक उड़ा लेते हैं। लेकिन आप उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार आपकी सरकारों ने उसको पैसा ही नहीं दिया, आपने उसको बैसाख दे दी कि यार तू बैसाखी पर 100 मीटर दौड़ के दिखा दे और जीत ले, ओलंपिक्स में जीतना है तेरे को। लेकिन यार तू ऐसा कर, क्रचेस पे ही दौड़ ले, व्हील चेयर पे ही दौड़ के दिखा दे यार, ऐसे नहीं होता। हाँ। तो मतलब ये प्रोग्राम स्टार्टिंग से ही जिस दिन इट इज फ्लॉड, इट वाज डिजाइंड टू फेल। इट इज डिजाइन टू फेल। सो अगर ये पूरी कहानी जब हम देखते हैं और 41 साल की जर्नी जो आपने चाइना की बताई, तो उस हिसाब से और उसमें अबैंडन भी हुआ प्रोग्राम जैसे आपने बताया, बिकॉज तो अब इंडिया की अगर जर्नी देखें भाई, ठीक है 1996 में तो हम कहीं नहीं पहुंचे और फिर 1998 में पोखरान के बाद सैंक्शन लग गए सारे हमारे पे। पर काबिले तारीफ बात ये थी 1998 के बाद भी कि साइंटिस्ट ने काम करना छोड़ा नहीं, बैकग्राउंड में धीरे धीरे कोई, और DRDO के जिस लैब में ये बन रहा था उस पे भी सैंक्शन लग गया था, यानी कि कोई भी सप्लाई नहीं कर रहा था कुछ आपको। भाई आप ये देखिए, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की टेक्नोलॉजी आप खुद ही बता रहे थे तरुण भाई कि उसका रिसर्च पेपर हमने 2011 के अंदर 2008 में पब्लिश कर दिया था। बेसिकली थ्योरेटिकली हमारे साइंटिस्ट में काबिलियत थी, अब उसको पैसा दोगे, आप उसको लेबोरेटरीज दोगे, उसको आप टेस्ट फैसिलिटीज दोगे तो उसको जमीन पर भी लेके आएगा ना। अब फाइनली हमने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बॉस, और इस अचीवमेंट को आप हल्के में नहीं आंक सकते। अभी हम बात उसकी भी कर रहे हैं कि हमने टाइटेनियम के ब्लिस्ट बना ली है, यानी कि हम टाइटेनियम की डिस्क और ब्लेड, इज कॉल्ड ब्लिस्क। अच्छा, टाइटेनियम की डिस्क और ब्लेड, डिस्क जिसके ऊपर वो ब्लेड लगते हैं। हाँ। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तो बन गया, लेकिन अब ये किसी के ऊपर आप चढ़ाओगे भी तो सही, तभी तो
तो वो उसको बोलते हैं ब्लिस्क। अच्छा। ठीक है ना, तो वो भी आपने बना ली। तो ये सारी चीजें आपकी जब ये बन गई तभी तो आप कॉन्फिडेंट हैं, तभी तो राजनाथ सिंह कह रहे हैं अगले 5 साल में आपका इंजन तैयार होगा। और जो एक जो ये पूरा लैब का चक्कर था, टेस्टिंग लैब का, वो क्या चक्कर हुआ इस पूरी जर्नी? भाई आपके पास में टेस्टिंग वाली फैसिलिटी, आपको पूरा इंजन बनाना पड़ता था। आपको मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कार का इंजन टेस्ट करना है, तो आप इंजन टेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप पूरी कार ना बना ले, उसमें पहिए भी लगा ले, स्टीयरिंग भी लगा ले, ब्रेक और ये वो सब लगा ले, कार बना ले, तब आप टेस्ट करेंगे उसकी। फिर कार की यार कार इतने पे चल रही है, 100 पे चल पा रही है, नहीं चल पा रही है, तब कहें हाँ इंजन ठीक है। अब ऐसा नहीं, अब हमने कहा कि यार कार अलग बना रहे, भाई तू कार बनाता रहे इस डायमेंशन के और इस हिसाब से तू कार बना, ट्रांसमिशन बना, फ्यूल सिस्टम बना, हाइड्रोलिक्स बना, तू बना, इंजन तू बना रहा है ना, तो इंजन बना, इसको टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे लैब में। तो अब हमने काबेनी टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार कर ली है जो सिर्फ कोर की टेस्टिंग करेगी, जो ब्लिस्क, टाइटेनियम डिस्क एंड ब्लेड्स वो हो गए, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड हो गए, या आप मल्टी अलॉय ब्लेड्स हो गए, जो भी है अब हम यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास में एक इंजन हमने बना लिया, विंड टनल कह लो, इंजन कह लो, क्या जो भी कहना है आपने कह लो, वो बना लिया। इसके अंदर हम अपना कोर फिट करेंगे और उसको हम टेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद हमने जो फेरबदल करना है फिर हम उसको कर लेंगे। तो ये अब हमने कर ली। तो ये हमारा जो काबेनी टेस्ट फैसिलिटी है ये स्टैंडर्ड है। और एक मैं हाल ही में पढ़ रहा था, राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस करा था कि जो फुल टेस्ट लैब है वो भी 2026 में उन्होंने अप्रूव कर दिया है, तो वो भी हो जाएगी, और आपका आफ्टर बर्नर कैपेबिलिटीज भी डेमोन्स्ट्रेट हो गई। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। कावेरी 1 जो इंजन था वो भी वेस्ट नहीं गया है, ड्राई थ्रस्ट में वो यू कैब में लग रहा है, गोदरेज के साथ बन रहा है। हाँ, और उसको घातक ड्रोन में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी वेस्ट नहीं गया है। उसकी भी अभी आएंगे उस डिस्कशन पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए, जो आपने 2150 करोड़ के बजट की बात करी कि सिर्फ 2150 करोड़ रुपए आज तक खर्च करें हैं, जो हम इंजन बाहर से खरीदने पड़ रहे हैं हमें क्योंकि हमारे पास नहीं है, वो कितने के पड़ रहे हैं? देखो 2100 करोड़ आपने बजट दिया। हाँ। और इस बजट में आप चाह रहे हैं कि आप आसमान जो है उस पर कब्जा कर लें, लेकिन जो खरीदारी जो आप कर रहे हैं, जो आगे प्रोजेक्टेड हमारी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 200 इंजन्स की, हर एक इंजन 200 करोड़ का, तो 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं इंजन विदेश से लाने में, लेकिन उसके ऊपर आपकी कोई अथॉरिटी, कोई पावर नहीं होगी, है ना। उसके तार जुड़े होंगे अमेरिका, जब चाहेगा वो उसका प्लग बंद कर देगा, प्लग खोल देगा। ठीक है, खर्चा कर दिया आपने 40,000 करोड़ रुपए का, और अपने घर में जो इंजन बनाने के लिए आपने जो पैसे दिए थे वो थे 2100 करोड़ रुपए। और इसीलिए ये G414 वाली जो डील है ये रुकी है कि भाई ये, क्योंकि ये 200 का, पर 200 करोड़ नहीं भी होता, पुराना 43 करोड़ का भी रेट होता तब पर भी इंजन का, तो भी बहुत बड़ा नंबर तो बन पुराने की बात करें तो हम तो 382 करोड़ से शुरू हुए थे ना। तो हमारा बिल्कुल मिसमैच रहा है। हाँ। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है, ऑन ट्रैक है, और बहुत ही ज्यादा होपफुल है अब हम कि अगले 4-5 साल में हम एक इंजन देखेंगे जो कि अपने इकोसिस्टम से ड्रिवन होगा। क्योंकि देखो अब जो हम एमका का इंजन बना रहे हैं 120 किलो न्यूटन की थ्रस्ट का, देखो जो कावेरी 2 इंजन बनेगा ये एमका के लिए नहीं बन रहा है, ये तेजस के लिए बन रहा है। अगेन 90 किलो न्यूटन का जो इंजन बनेगा। अब क्या है कि F404 का इंजन अब मिड लाइफ ओवरहॉल में आएगा। जब वो ओवरहॉल के लिए आएगा तब हमारा कावेरी 2.0 तैयार हो जाएगा। तो उसको हटा देंगे और अपना 2.0 लगा देंगे। नहीं, ये सारी बातें ना थोड़ी सी विस्तार से समझते हैं। एक हो गया ड्रोन की भाई कावेरी का कोई इंजन ड्रोन में जा रहा है, वो एक मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। हाँ। कावेरी 1 जो इंजन बनाया जो कि 45 या 50 किलो न्यूटन की थ्रस्ट, ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन, वो गया आपका यू कैव में। जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसके अंदर घातक जिसको घातक बोलते हैं, यू कैव, इसके अंदर चला गया वो। गोदरेज ऑडियंस को घातक करता क्या? हाँ, इट इज ए अनमैन्ड आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन है। इसके ऊपर वेपन सिस्टम लगेंगे, ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इस सब में काम आएगा। तो ये कावेरी, ये जेट इंजन से पावर्ड होगा। कावेरी 1 का ड्राई जेट इंजन जो गोदरेज के साथ बन रहा है, हाँ, उससे पावर्ड होगा। और
इसकी जो आपकी बनावट देखेंगे वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की तरह है, तो इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पकड़ने भी बहुत मुश्किल होगा, तो ये हाई एंड। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है, इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी स्टेल्थ वाली भी टेस्ट कर रहे हैं। हम जेट इंजन कावेरी 1 जो लाइव जो इसमें जो टेस्ट होगी वो हाँ। कंटिन्यूस टेस्टिंग हो रही है, उसके जो डेटा आ रहा है, हाँ एवियोनिक्स, वेपनरी, बहुत सारी चीजें एक सिर्फ इस ड्रोन से हो रही है, डेटा मिल रहा है जिसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये तो रही बात कावेरी 1 की। और कावेरी 1 का एक और चीज बता दूं ऑडियंस के लिए कि 2008 से 10 के बीच में रशिया में सक्सेसफुल फ्लाइट कावेरी 1 ने टेस्टिंग फैसिलिटी में करके दिखाई थी, कुछ 300 घंटे की। और वो इंजन हमें पता चल, पर वो जैसे आपने बताया आउटडेट, तब तक तेजस की रिक्वायरमेंट ही बदल गई। रिक्वायरमेंट बदल गई, तो अब तेजस पे आते हैं। अब तेजस पे आते हैं। अब जो कावेरी 2.0 बन रहा है 90 किलोटन न्यूटन की थ्रस्ट वाला, ये हम जब हमारा तेजस रीफिट और रीहॉल के लिए आएगा, जब उसकी जब इंजन लाइफ रीहॉल वाली हो जाएगी, ओवरहॉल वाली हो जाएगी, तब हमारा ये कावेरी 2.0 तैयार हो जाएगा। तो तब हम अमेरिकी इंजन को बाहर निकालेंगे और कावेरी 2.0 लगा देंगे। लेकिन इंजन को फेंकेंगे नहीं, हम उसको ओवरहॉल करेंगे, तो वो एक एडिशनल इंजन हो गया अगले प्लेटफॉर्म के लिए। 404 जो हाँ, तो वो वेस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये अब जहां पे 10 इंजन थे, अब वो 20 हो जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो एमका के लिए जो इंजन बन रहा है वो 120 किलो न्यूटन का बन रहा है बॉस। और वो जो इंजन जो भारत में बनेगा, निर्माण होगा, वहां से आपका इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार होगा। और जो कावेरी 3.0 बनेगा, वो इस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का फायदा उठाएगा जो भारत के पास नहीं था 1959, 61 और 77 तक। वो चीज अब बन के तैयार होगी। तो जब नींव रख दी जाएगी, रख दी गई है, तो इमारत भी मजबूत होकर निकलेगी। ये जो आपने मेटलर्जी की बात समझाई थी, जैसे नींव रख दी गई आपने बोल दिया, तो मेटलर्जी वाला जो आपने प्रॉब्लम बताया था कि इतने हाई टेम्परेचर पे भी वो पिघले ना और सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए, ये कैसे सॉल्व हुआ है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि लोग कहते हैं भाई इंडिया बना ही नहीं सकता, इंडिया के पास में वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ ही नहीं है, और बहुत ही डाउन प्ले करते रहे हैं। मीडिया बहुत टाइप का मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया भी, और सब जगह भारत का इस मामले में लोग मजाक भी उड़ाते रहे हैं। और हमारे खुद के कमेंटेटर्स भी कि अरे नहीं यार, बस की नहीं है, डीआरडीओ फेल हो गया। डीआरडीओ की बहुत तनकीद करते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ, कई चीज़ों पर मैं भी उनकी तनकीद करता हूँ। बट जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बोलना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो जो लोग ये कहते थे उनको ये बता दें कि जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड की जो बात हो रही है, जो दुनिया के अंदर बहुत ही एक टॉप लेवल की जो टेक्नोलॉजी है, वो भारत ने इसके ऊपर रिसर्च पेपर 2008 में पब्लिश करा दिया था। और ये निकल बेस्ड जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड था, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज के सामने भी ज़्यादा अव्वल पाया गया। सो दैट वाज द कैपेबिलिटी हमारे साइंटिस्ट के पास थी, जिन्होंने रिसर्च करके एक ऐसी चीज़ का पेपर बनाया, और वो टेक्निकली वो पास हुई, जो कि दुनिया के पास नहीं थी। दैट वाज सिंगल क्रिस्टल निकल बेस्ड 3rd जनरेशन। और इसके पीछे 3 साइंटिस्ट थे, डॉक्टर के मुरलीधरन, डॉक्टर एन दास और डॉक्टर बाला मुरली कृष्णन। और बाला मुरली कृष्णन आज भी इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि भारत कर नहीं सकता, भारत के पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये हमारी कैपेबिलिटी है, और आज इन्हीं साइंटिस्ट और इसी रिसर्च पेपर को हम एक्चुअल में होता देख रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि अब हमने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बना लिया है और अब कावेरी 2.0 दूर नहीं है। और जो आपने पहले बात बताई, मैं उससे जोड़कर देखूं तो जितना समय चाइना को लगा और बाकी कंट्रीज को लगा, उस मुकाबले अगर हमारा 1989 में भी ये जेट इंजन का सपना शुरू हुआ है, तो अभी भी हम एक ठीक ठाक टाइम रेंज में है। और जिसमें आप कह रहे हैं कि 2008 में ही हमने जो है मेटलर्जी क्रैक कर ली थी एट अ साइंटिफिक लेवल। हाँ, मेटलर्जी क्रैक कर दी, बेसिक फार्मूले हमारे पास तैयार थे। हाँ। अब वही बात है ना कि चीज़ तैयार हो गई, फिर आपको लैब चाहिए, आपको एक फैक्ट्री चाहिए, आपको एक इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो अब वो सारी चीज़ें बन रही हैं, तो अब ये काम बिल्कुल होगा। तो वी आर देयर।
वी आर देयर। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस की बीच में बात आती है, ब्रह्मोस का इससे हाँ, इससे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो, ब्रह्मो एरोस्पेस एक अलग एंटिटी हाँ है ना। जैसे गाड़ियों की बात करें कि एक BMW है, एक मर्सिडीज है, एक मारुति है, तो अलग अलग कंपनियां हैं। तो ब्रह्मोस एक अलग कंपनी है, GTRE एक अलग है। GTRE ने कावेरी 1 बनाया, करीब 71-72 आफ्टर बर्नर के साथ में थ्रस्ट पैदा करी, 50-55 ड्राई, है ना। तो इन्होंने बोला कि ब्रह्मोस को लगा यार हम भी थोड़ा योगदान दे लें, तो इन्होंने भी एक साथ बना के आफ्टर बर्नर तैयार किया। बोला कि ये आप कावेरी 1 में फिट कर दो, तो इसकी थ्रस्ट इंप्रूव हो जाएगी। तो तकरीबन 29-30% उसकी थ्रस्ट इंप्रूव हो गई। और 81 से 83 के आसपास कावेरी 1 ने थ्रस्ट जनरेट कर ली। और F404 करता है 84-85। तो ये ब्रह्मोस एरोस्पेस ने तकरीबन F404 जितना तो पहुंचा दिया। मतलब आफ्टर बर्नर आपको दिया कि ये पकड़ यार, तू ऐसी परेशान हो रहा है, ये ले, ये लगा, हाँ कहानी खत्म कर, चल निपटा इसको। तो वो तो बेसिकली अब देखिए ना, चारों तरफ से टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है। तो अब हमने कावेरी 1 को तो हमने घातक के लिए छोड़ दिया कि अब ये हो गया, तेरा काम हो गया, तूने हमारे सबको ट्रेनिंग दे ली, सबको सिखा दिया, अब सब तैयार है, वार्म्ड अप है। और अब ये कावेरी 2.0 और आगे चल के कावेरी 3.0 भी जल्दी सुनेंगे, जब आप 120 न्यूटन थ्रस्ट के इंजन की बात करेंगे और उससे भी ज्यादा की बात करेंगे। अब बात करते हैं वो आज के डेट में, जैसा आपने बताया, और मेरे ख्याल से सर बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड हमें समझ में आया कि पिछले 60-70 साल में क्या हुआ, हम कहाँ खड़े हैं। आगे 3 जेट इंजन प्रोग्राम्स की बात होती है और एक चौथा हिडन जेट इंजन प्रोग्राम की बात होती है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, अब जो फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, जैसे साफरान है, साफरान और GTRE का एक गठजोड़ सामने आया है। साफरान कहाँ की है? साफरान फ्रांस की है। फिर आपके रोल्स रॉयस ने 14 अगस्त को अनाउंसमेंट कर दी कि हम रिलायंस के साथ इंजन बनाएंगे और आपको इंजन देंगे। और फिर आपका कावेरी तो है ही है। और फिर HAL और आपके GE के बीच में भी कहानी चल रही है, जो कि अभी ओपन नहीं हुआ है, उसके बीच में नेगोशिएशन चल रही है। तो ये 4 किस्म के इंजन्स की बात हो रही है। अब हमारे लिए क्या अहम है? हमारे लिए सारे अहम हैं, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, देखिए, जितने भी, चाहे साफरान हो, रोल्स रॉयस हो, GE हो, 100% टेक्नोलॉजी हमें ये कोई नहीं देगा। हाँ कोई 80 देगा, कोई 70 देगा, कोई 85 देगा, लेकिन 100% नहीं देगा। 100% आपका खुद का प्रोग्राम देगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जेट इंजन बनाने के लिए आपको एक इकोसिस्टम तैयार करना होगा। और इकोसिस्टम कैसे तैयार होगा? आपका तो अभी जेट इंजन ही नहीं तैयार हुआ है, तो इकोसिस्टम कहाँ से तैयार होगा? तो इकोसिस्टम वहां से तैयार होगा जो दुनिया के अंदर प्लेयर्स पहले से मौजूद हैं, जो वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे आपके साथ में, MOU के तहत यहाँ हिंदुस्तान में बनाएंगे। जब इंडिया में जेट इंजन बनेगा, बेंगलोर में बनेगा, हैदराबाद में, पुणे में या गुड़गांव में, जहाँ भी कहीं बनेगा, वहाँ के लिए इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन टेक्नीशियंस आएंगे, इंडियन साइंटिस्ट वहाँ पे जुड़ेंगे, विदेशों से भी आएंगे, अपने भी जुड़ेंगे, तो कुछ तो सीखेंगे वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर जब वो चीज़ लगेगा, जब प्लांट लगेगा, तो एंसिलरीज भी डेवलप होंगी, उसको नट बोल्ट भी सप्लाई करने होंगे, उसको बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करनी होंगी, केसिंग, कास्टिंग, ये वो, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, तो ये इकोसिस्टम बनाएगी। तो बेसिकली अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, तो इकोसिस्टम आएगा कोर ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसके बाद में एडवांस्ड मटेरियल एंड मेटलर्जी, आपको सिंगल क्रिस्टल ब्लेड लगाना है उसमें इंजन में, तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाएगा भी तो सही कोई। हाँ क्या आप खुद ही बनाएंगे या आपकी एक और फैक्ट्री बनेगी कि दानवीर और तरुण ने मिलकर एक फैक्ट्री बना ली कि हम बना रहे हैं जी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड मेड इन गुड़गांव और वो भेज रहे हैं, तो वो लग रहा है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, है ना। तो वो एक एडवांस मटेरियल मेटलर्जी हो गई। फिर कंपोनेंट सप्लायर एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग, भाई कंपोनेंट्स है ना, कहीं पे आपको कहीं पंप की जरूरत है, कहीं पे आपको इग्नाइटर की जरूरत है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कौन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो भी एक सप्लायर चाहिए, तो वो भी आप कहीं से लेके आएंगे। फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, इस सारी चीज को बनाने के लिए आपको टूल्स भी तो बनाने हैं, बिल्कुल, स्पेशल टूल्स चाहिए। तो या तो आप इंपोर्ट करेंगे
पहले लॉट में इंपोर्ट करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे से गोदरेज बोलेगा मैं बनाऊंगा, टाटा बोलेगा मैं बनाऊंगा, बोलेगा यार हम नहीं बनाएंगे तो बहुत छोटी चीज है, तो हम और तुम जुड़ जाएंगे, हम बना लेंगे। हाँ तो वो होगा फिर लास्ट में। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन भी करनी होगी जब आपने बना लेंगे। तो वो अब जैसा आपने वो रशिया का उदाहरण दिया था कि वो 8-9 साल तक आप लाइन में लगे रहे, तब तो क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए हमारी अपनी टेस्टिंग होगी कि तुमने ये बना लिया, अब हम तो ये क्या बना, ये पूरा इकोसिस्टम बन गया। तो इकोसिस्टम बनाने में जी साफरान, रोल्स रॉयस अहम किरदार निभाएंगे, जीटीआरई और रिलायंस के साथ मिलके, एचएएल के साथ मिलके। लेकिन जो हमारा जो कोर प्रोग्राम है वो कावेरी है, और लॉन्ग टर्म कावेरी रहेगा। कावेरी 2.0, 3.0, 4.0, आप इसका नाम चेंज करते चले जाइएगा। इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व होती चली जाएंगी, डेवलप होती चली जाएंगी। तो ये एक पूरा का पूरा जर्नल ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से पैन आउट होगा। और एक व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि जब ये बड़ी बड़ी डील्स में बात होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो डिजाइन्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जो कोर मेटलर्जी है और जो टेस्टिंग डेटा है 20, 30, 40, 50 साल का, कि कहाँ कहाँ पर इंजन फट गया, कहाँ कहाँ इंजन में प्रॉब्लम आई, वो सारा डेटा शेयर नहीं होता। तो और सोर्स कोड्स नहीं शेयर होते। तो ये तीनों चीजें भी अगर हमें मिले तो फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जो कि जैसा आपने ठीक कहा कि वो कावेरी 2.0 से ही हमें मिलेगा। एक सर एमका को लेकर के भी बड़ी बात उठती है कि एमका में भी इंजन की एक कमी मानी जाती है। एमका नेत्रा एमका प्रोग्राम की क्या कहानी है? यार एम का जो 2.0 बनेगा, जो नेक्स्ट मार्क 2 जो एम का बनेगा, उसके लिए बड़ा इंजन चाहिए होगा। क्या होता है ये एमका जहाज, करता है क्या? एम का हमारा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट है। और अभी तो खैर हम 6th जनरेशन में कोलैबोरेट करने जा रहे हैं फ्रांस के साथ में। तो ये हमारा जब एयरक्राफ्ट बन जाएगा तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर बहुत सारे 5th जनरेशन के फीचर्स हैं। ये साथ साथ ड्रोन्स भी ऑपरेट कर पाएगा, एंड ऑल दोस थिंग्स आर ये जो वो फ्लाइंग रडार सिस्टम की बात तो होती सब है, कुछ है। मतलब ये खुद तो उड़ेगा, साथ में ये डेटा देगा फ्लाइंग सबको। विंगमैन भी ऑपरेट करेगा और अदर ड्रोन्स भी करेगा, तो वो अलग चीज़ है। तो इसके लिए जो इंजन की ज़रूरत होगी वो अभी तो फिलहाल F414 की बात हो रही है, लेकिन जब इसका एडवांस वर्जन बनेगा एम का 2 मार्क 2, तब इसको एक इंडिजिनस इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक बड़े इंजन की ज़रूरत पड़ेगी 120 किलो न्यूटन से 150 किलो न्यूटन तक की। तो फिर एक इंजन की समस्या आएगी। तो जो हमारा जो कावेरी का प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा है, जब मैं मजाक में ये कह रहा हूँ कि कावेरी 3.0, वो मजाक नहीं, वो सीरियस है, क्योंकि अगला वर्जन वही है, क्योंकि हमें एम का मार्क 2 को भी तो इंजन देना है। 120 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन आज के हिसाब से हो सकता है उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ जाए, जैसे कि तेजस की रिक्वायरमेंट 75 की थी शुरू में, वो 85 की हो गई। यू गॉट द पॉइंट? सो दिस इज हाउ, तो दैट इज वाई कावेरी हमारा कोर है, ये हमारा बेस है, और ये अल्टीमेट चीज है। इसको हमें नहीं छोड़ना। और ये आज आपने प्रूव करके दिखा दिया इस पॉडकास्ट में कि कावेरी फेलियर नहीं है। कि कावेरी कतई फेलियर नहीं। कावेरी एक ऑनगोइंग, इवॉल्विंग, लिविंग जेट इंजन की कहानी है, जो कि 77 से शुरू हुई, और बल्कि 59 से ये जेट इंजन की कहानी शुरू हुई। 10 किलो न्यूटन से चलते 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 अब 90 किलो न्यूटन और उसके भी बियॉन्ड जाने वाली है। तो सर अगर एक कंक्लूजन में हम बात करें, ये इतने सारे प्रोग्राम्स, पूरी हिस्ट्री, पूरा जेट इंजन का सागा समझ लिया हमने, आपके हिसाब से जो ये बात कही जाती है कि अगले 7-8 साल में जो है जेट इंजन तैयार हो जाएगा, जो पूरी दुनिया में चल रहा है, उस हिसाब से क्या ये पेस सही है? दूसरा कि क्या आपको लगता है कि हम एक्चुअली अब 5, 6, 7, 8 साल में अपना खुद का जेट इंजन बना लेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगले बजट में हम बजटरी एलोकेशन ज़्यादा देखेंगे टुवर्ड्स बिल्डिंग जेट इंजन, क्योंकि देखो हमने ये प्रूव कर लिया कि चाइना ने कितना पैसा खर्च किया, बाकी कंट्रीज़ ने कितना टाइम स्पेंड किया। तो उस हिसाब से हम अभी अंडर फंडेड हैं, तो हमें और फंडिंग करनी पड़ेगी, विच आई एम वेरी श्योर अगले बजट में आप ये देखेंगे कि ये अंडर फंडिंग जो है कंट्रोल में आ जाएगी, और ये सही सा ठीक ठाक हो जाएगा। फिर शेड्यूल
भी रियलिस्टिक होने चाहिए मेरे ख्याल से। अब रियलिस्टिक होंगे, पहले तो 8 साल 382 करोड़ तो कोई मायने नहीं था। और टेस्टिंग फैसिलिटी जैसे काबिनी है, ऐसे इस तरीके से और भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमको इवॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो एरोस्पेस इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और ज़्यादा उसमें तीव्रता लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ उसके अंदर फंडिंग की ज़रूरत है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, और एम शुड बी 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो हमारी हो, सप्लाई चेन से मुक्त हो, जियोपॉलिटिकल प्रेशर से फ्री हो, कि जब कोई सिचुएशन बनी तो जिस भी देश से हमने वो टेक्नोलॉजी ली है, अगर उसका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आड़े आ रहा है तो वो उसके टैप्स क्लोज कर देगा। हाँ सो दैट शुड नॉट बी अ सिचुएशन। सप्लाई चेन से हमने अपने आप को मुक्त रखना है। हाँ, ये बहुत बढ़िया लर्निंग है सर। और मेरे ख्याल से दानवीर सर, जो आज के पॉडकास्ट में आपने ये पूरी कहानी हमें समझाई है, ये इतनी डिटेल में कोई नहीं समझा सकता था। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सर का रोज़ एक एनालिटिकल वीडियो हर रोज़ आता है उनके चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें जो इस तरह की खबर और एनालिसिस आपको रोज़ मिलेंगे। सो नाइस, थैंक यू फॉर डूइंग दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर फ्री। नहीं, मैं खुद आपके वीडियोस देखता हूँ यार, ये जिससे मेरे को खुद भी अपडेटेड रहता हूँ मैं, ये जानने के लिए कि कहाँ डिफेंस में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस, आप डेप्थ के साथ एनालिसिस करके डाल रहे हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।